नमस्कार साथियों, आप सबका अपने YouTube चैनल सफलता का रामबाण हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल में स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे चैनल पर बनाई जा रही पहली वीडियो है। इस चैनल पर आपको एक एक करके हिंदी साहित्य से संबंधित सभी वीडियोस मिलेंगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। दोस्तों, हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वह यह होती है कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। आज के प्रतियोगिता के दौर में आपको बाज़ारों में हिंदी से संबंधित बहुत सी गाइडें मिलेंगी और उन गाइडों को पढ़कर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, यह आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि गाइडों में बहुत से तथ्य होते हैं जो आपको गलत दिए होते हैं, जिसका परिणाम मैंने स्वयं भुगता है। जब पहली बार मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा उस समय 2 नंबरों से जेआरएफ रहा था। वो गाइडों को फॉलो करने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। तब से मैंने प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ना आरंभ किया है और मैं अब जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें सभी प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ही तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि सभी विद्यार्थियों के सामने एक यही प्रश्न होता है कि साहित्य को कैसे पढ़ें। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर, हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ें। तो यह आप सबके लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले है, हम साहित्य को पढ़ने के लिए उसको 3 आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है अवधारणा। हिंदी साहित्य को यदि हमने अच्छे से पढ़ना है तो हमें हिंदी साहित्य की अवधारणा ग्रहण करनी होगी, जो कि आपको गाइडों से कदापि ग्रहण नहीं होगी। 70% आपको हिंदी साहित्य की अवधारणा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस साहित्य की या इस काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ ये है तो इसमें क्या उसकी खासियत है, क्या विशेषताएं रही हैं। उसके बाद आता है ट्रिक्स। हमें 15% हमें हमारे ट्रिक्स काम आती है कि साहित्य में 15% हमें ट्रिक्स के ज़रिए भी पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप नीचे देखोगे, एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, बाक्सलू की कुछ एक चीज़ें होती है। जैसे तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है, उसमें एनटीए नेट हो जाए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी तरह का हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम हो, इस तरह का प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि रामचरितमानस के कांडों को उनको क्रम में करना होता है। तो विद्यार्थी उसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन 7 कांडों को याद करने के लिए बिल्कुल एक आसान सी ट्रिक बना दी गई है, जिससे कि हर एक विद्यार्थी रामचरितमानस को, उसके कांडों को क्रमवार रूप से याद रख सकता है। जैसे कि बी से बालकांड, ए से अयोध्या कांड, फिर ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदरकांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तरकांड। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाती है, मेरे बैचेस चल रहे हैं। तो उसमें बच्चों के प्रश्न आता है कि सर, इसमें तो डबल ए आ गई है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि अरण्य पहले आएगा और अयोध्या कैसे। तो इसको भी आपको किस तरह से पकड़ना है कि पहले बी से बालकांड, और दूसरी बात है कि श्री राम भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ। उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, सबसे पहले वो अयोध्या में थे। अब अयोध्या के बाद वाली जो ए है वो है अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अब पहले जन्म हुआ अयोध्या में, उसके पश्चात ही वो जंगल में गए ना। तो ये डबल ए की कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, एस से सुंदरकांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तरकांड। अब ऐसे ही बात आती है अष्टशाप के कवि, जो कि 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगा करके अष्टशाप की स्थापना की थी। उसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विट्ठलनाथ जी के थे। तो विद्यार्थियों की सहायता के लिए उनके लिए मैंने यहाँ भी ट्रिक बना दी है
कैसे बना दी कि KSPK, कि जो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं उनको आपने कैसे याद करना है, KSPK, कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद दास, K से कृष्णदास। साथियों, अब जो विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं वो क्या है, गोविंद स्वामी, C से चतुर्भुज दास, फिर C से छीत स्वामी और न से नंददास। इस तरह से ट्रिक्स आपके काम आती है। और तीसरा पॉइंट आता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखोगे ऊपर में, तोता। तोते का अर्थ है आपको रट्टू तोता भी बनना पड़ेगा 15%, कि कुछ एक चीज़ें होती हैं आपको रट करके याद करनी पड़ती है, परंतु विद्यार्थी सारे साहित्य को रटने के लिए लग जाते हैं। परंतु आज की यदि हम बात करें, अब नई शिक्षा लागू हो चुकी है जिसमें इंटरव्यू को कंपलसरी कर दिया गया है, अर्थात आपका साक्षात्कार लिया जाएगा यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो। तो साक्षात्कार को वही विद्यार्थी क्लियर कर पाएगा जिसकी अवधारणा, मैंने अवधारणा की बात करी है, अवधारणा आपकी 70% जो होती है, जिसमें हमें हिंदी साहित्य की अवधारणा ग्रहण करनी है, तो ये काम आएगी। उसमें 15% ट्रिक्स और 15% आपको चीज़ों को रटना पड़ेगा। अब बात आती है, सबसे पहले हम विद्यार्थी की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं। अगर हम विद्यार्थियों की बातें करती हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बहुत सी ज्ञान की बातें भी दी जाएंगी जो आपके व्यवहारिक जीवन में आपके काम आएंगी। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक है कि काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनों पंच लक्षणम, कि इसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, तो आइए देखिए। काक चेष्टा अर्थात कौवे के जैसे जानने की इच्छा, एक विद्यार्थी में कौवे के जैसे जानने की इच्छा होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बको अर्थात बगुले सा ध्यान, विद्यार्थी में बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कि जैसे बगुला समुद्र में से अपने शिकार को एकदम से एकाग्रचित होकर के पकड़ कर के ले आता है, ऐसी विद्यार्थी में ध्यान होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आ जाती है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का अर्थ है कुत्ते के जैसी नींद, कि विद्यार्थी की जो नींद है वो कुत्ते के जैसी होनी चाहिए, कि जैसे कुत्ते को एकदम से आहट आने से उसकी नींद खुल जाती है, विद्यार्थी को भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब तक उसका पढ़ने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता तब तक उसे नींद नहीं आनी चाहिए, उसको चैन नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी अल्पाहारी होना चाहिए, कि कम खाने वाला हो, कम खाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी पढ़ते समय। गृह त्यागी, यह गुरुकुल से संबंधित था, कि पुराने समय में गुरुकुल होते थे, वहाँ पर जाने के लिए हमें गृह का त्याग करना पड़ता था। तो यह तो हो गई विद्यार्थी की बात। अब हम आते हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर एक बात को आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए दिन में 10 बार, कि आई एम द बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। आपने अपने जो आपका हौसला है उसको टूटने नहीं देना है। भले ही आज प्रतियोगिता, मैंने पॉइंट लिखा है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम बेस्ट हैं, और इस तरह से आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। अब सबसे ज़रूरी होता है क्या पढ़ना है, तो मेरा मानना है क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ें, क्या छोड़ना है ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि पढ़ना क्या है वो तभी हमें पता लग पाएगा जब हमें पता होगा कि हमें क्या छोड़ना है। अब फालतू की चीज़ें आप में बहुत सी होंगी, जैसे मैंने 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संगम। अब हिंदी साहित्य में इस शब्द का जो व्याकरण में है प्रयोग होता है कि संगम, संगम का अर्थ होता है कि जब हम बोलते हैं उसमें जो अल्पकालीन मौन अवस्था आती है उसको संगम कहा जाता है। लेकिन इस पर प्रश्न नहीं बनता है, तो ऐसी चीज़ों को हमने नहीं पढ़ना है, ऐसे प्रकांड ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ अनुतान, कि जब हम बोलते हैं हमारी स्वर लहरी में जो उतार चढ़ाव आता है उसे अनुतान कहा जाता है। लाइक मैं आपको बोलूँ यह आशा जी का घर है, अब मैंने इस वाक्य को बदल के बोला क्या यह आशा जी का घर है, तो यहाँ पर मैंने क्या, उसमें स्वर में उतार चढ़ाव आया, तो इसमें क्या हो गया है मेरा, इसमें अनुतान बोला जाता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। अब दूसरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, वो इसी तरह की बात है। अब नेट JRF का जो एग्ज़ाम है उसको लगा करके चलिए, उसमें आपको 100% देना पड़ेगा। और कोई मास्टर कैडर पंजाब का हो, DSSS का हो, NVS KVS TGT, इनका जो लेवल रहता है वो 55 से 65% तक रहता है, क्योंकि NTA नेट सबसे बड़ा
एजुकेशन का टेस्ट है। यदि आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेगी। जैसे बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हिंदी जो साहित्य में है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी, अवधारणा भी ग्रहण कराई जाएगी। तो जैसे आलोचनात्मक इतिहास का क्या है, तो इससे आपने याद रखना है कि जब राम जी ने सीता जी को छोड़ा था तो उनकी आलोचना की गई थी, राम की आलोचना। तो आलोचनात्मक इतिहास किसका हो गया, राम कुमार वर्मा का। या आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि सीता को छोड़ने पर राम के कुमार जो उनके पुत्र थे लव और कुश, उन्होंने उनकी आलोचना की थी। तो आलोचनात्मक इतिहास किसका हो गया, राम कुमार वर्मा का। इसके नीचे ही एक पॉइंट मिलेगा आपको, कोचिंग क्यों। कुछ विद्यार्थियों को, जैसे हमें किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादातर लोगों को कोचिंग लेनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य ना होते तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन पाता। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जो आप अपने MA लेवल पर पढ़ते हो उसमें आप इतनी गहराई से गहन अध्ययन से नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर जो हमारा और आपका संबंध रहेगा वो अर्जुन और द्रोणाचार्य का ही रहेगा। आपको चीज़ें कैसे याद करवाई जाएंगी, आप क्या करते हो, चीज़ों को रटने पर जोर देते हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, उस पर प्रश्न आता है। तो यह काव्य प्रयोजन बच्चे रटते हैं, MA में भी होता है, हर जगह पर होता है। तो यह मम्मट के सूत्र पर आधारित है, जिसको आप याद करोगे कि काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्र सत्य सद्यम परिवृत्य कांता सम्मत तयो उपदेश युजे। इसमें 6 शब्द हैं। जब हम टॉपिक पर आएंगे कि जैसे काव्यम यस्य, काव्य प्रयोजन की, काव्य की रचना क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन। तो काव्यम यस्य, काव्य की रचना करने से यश प्राप्ति होती है। जैसे तुलसीदास को हम आज भी याद करते हैं, यह उनका यश है। अर्थकृति, अर्थ भी प्राप्त होता है कि जैसे बिहारी थे, बिहारी को राजा जयसिंह से क्या प्राप्त होता था, दोहों की रचना करने पर धन प्राप्त होता था। इसी प्रकार किसी प्रश्न को याद करने में यदि आप सूत्रों को पकड़ते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब एक और प्रश्न है अलंकार। अब अलंकार पूछा जाता है तो अध्यापक बताते हैं कि अलंकार मीन्स आभूषण, लेकिन ऐसा नहीं है। आभूषण तो आपका कोई भी हो सकता है, गहना। अगर इसका भी आप सूत्र याद करते हो, कैसे, नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह आचार्य भामा जी का अलंकार से संबंधित सूत्र है, जिसको अगर आपने याद कर लिया तो इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार एक स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर जब तक वह गहने नहीं पहनती वह सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार कविता भी जब तक अलंकारों के आभूषण नहीं पहनती वह सुंदर प्रतीत नहीं होती। अब इसमें आगे आ जाता है ध्वनि सिद्धांत, जिसमें आपने 2 सूत्र याद करने आपको करवाए जाएंगे मेरे द्वारा ही, कि मान शांत प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौच मिथुनादेमवि काम मोहिताम। और एक इसमें प्रतीयमान अर्थ का आता है, उसका सूत्र आप याद करोगे, प्रतीयमानम पुनन्नदे वस्तु वस्तुवाणीषु महाकविनाम यत प्रसिद्धा वै वातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनसो। इस तरह से आपको इनकी व्याख्या जब हम टॉपिक पर आएंगे दी जाएगी। आज आपको बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर करना है। इस वीडियो की सफलता के बाद ही हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों से शुरू करेंगे, फिर आपको एक एक करके सभी टॉपिक करवाए जाएंगे। अब एक बात है कि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना है, जिसमें आपको मेरे नोट्स भी मिलेंगे, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। आपको अवधारणा मैंने वीडियो में ग्रहण करवा देनी है। सबको पता होता है कि मसनवी शैली, अब सबको पता है सूफ़ियों की मसनवी शैली है। अब आपको मसनवी शैली सूफ़ियों का तो पता है, लेकिन यह मसनवी शैली है क्या, इसमें क्या होता है। जो सूफ़ियों की शैली है, इसमें पहले अल्लाह की स्तुति की जाती है, फिर हज़रत मोहम्मद साहब की स्तुति होती है, उसके पश्चात किसकी स्तुति होती है, हज़रत मोहम्मद के पश्चात हज़रत मोहम्मद के 4 मित्रों की स्तुति होती है। उसके पश्चात
जो तत्कालीन शाही वक्त या सम्राट होता है उसकी स्तुति, फिर उसके बाद गुरु या पीर की स्तुति की जाती है। यह होती है मसनवी शैली। इस प्रकार की आपको अवधारणाएं ग्रहण करवाई जाएंगी। अब बच्चों को भूल जाते हैं कि पद्धतियां जो होती हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों पर प्रश्न आता है और बच्चों को याद नहीं हो पाता। तो पद्धतियां आपने कैसी याद करनी है, आपको इस तरह से याद करवाई जाएगी कि जैसे गारसा दत्तासी है, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने कौन सी पद्धति अपनाई है, वर्णानुक्रमी। वर्णानुक्रमी पद्धति कौन सी होती है, जिसमें कवियों का वर्णन उनके वर्ण अनुक्रम, वर्णों के आधार पर, नाम के पहले अक्षर के आधार पर कर दिया जाता है। उसके पश्चात आ जाता है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, जिन्होंने कालानुक्रमी पद्धति का अनुसरण किया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो है 4 पद्धतियाँ हमारे प्रचलन में आती हैं, जिसमें पहली है अपनी वर्णानुक्रमी, उसके पश्चात कालानुक्रमी, फिर वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जिसका प्रयोग हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो विद्यार्थियों, मेरे से पढ़ने के पश्चात आप किस प्रकार से किसी चीज़ को बताओगे। लाइक आपसे कोई पूछेगा कि गारसा दत्तासी का नाम लेगा, तो आप किस प्रकार गारसा दत्तासी को बयान करोगे। आप उसके बारे में ऐसे बताओगे कि उन्होंने इस्तवार दाला लित्रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित हुई थी, 2 भागों में। और उन्होंने 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें 72 हिंदी के हैं। और उनका जो है कहाँ से प्रकाशन हुआ है ये भी आप बताओगे। पहला कवि अंगद है, अंतिम कवि कौन सा है, हेमंत। तो इसको याद रखने की भी ट्रिक है कि जैसे वर्णानुक्रम के आधार पर है तो पहले अ वर्ण आता है और इसमें लास्ट में आता है ह, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी के इतिहास में उन्होंने पहला कवि किसे बताया है, तो पहला कवि उन्होंने बताया है अंगद को। इसके पश्चात जैसे हम जायसी की पद्मावत के हमें प्रतीक याद करने होते हैं, उन प्रतीकों को याद करने में हमें बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए आपके लिए क्या ट्रिक है, आपको उसका एक दोहा, उसकी एक पंक्तियाँ याद करनी है। कौन सी है कि तन चित उर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पदमनि चीना, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई ना एहि चित बंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउ दीन सुल्तानु। तो साथियों, इस प्रकार आपको पद्मावत के प्रतीक याद करवाए जाएंगे। बहुत सी रचनाओं के मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, साथ ही साथ आपको अवधारणा ग्रहण करवाई जाएगी। अब एक आता है कि सन और संवत में कितना अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। 57 साल का है। अब हिजरी सन में और सन में कितना अंतर होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसका भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो इसमें 593 या 92 साल का, मुख्यतः 593 साल का अंतर होता है कि यदि आप सन में से 593 कम करोगे तो आपके पास हिजरी सन आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ रचनाएं होती हैं मिलते जुलते नाम की, जैसे आपको याद करनी होती है, वो भी आपको अच्छे से याद करवाई जाएंगी। जैसे हिंदी साहित्य में बकरी नाम का एक नाटक है, उसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और बकली विलाप भारतेंदु की काव्य कृति है। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार याद करना है। अब आता है, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि अनुप्रास या अतिशयोक्ति अलंकार। हम क्या करते हैं, अनुप्रास उसका हम बताते हैं तरणी तनुजा तट तमाल। आजकल के जो आपके साक्षात्कार होते हैं उसमें रटी रटाई जो पुरानी बातें हैं वो उन पर काम नहीं बनता। आप नया क्या जानते हो, तो यहाँ पर आपको नई बातें बताई जाएंगी ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सको। लाइक अनुप्रास में आपको अलग सबसे हटके उदाहरण देनी है। शेष महेश गणेश दुनेश सुरेश हुजाही निरंतर गाही, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचाए। यह अनुप्रास का उदाहरण हो गया। और इसी प्रकार अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में हम क्या बोलते हैं, हनुमान की पूंछते लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। नहीं, हमने इसकी उदाहरण देनी है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस तरह से आपको नई नई एग्जाम्पल्स जो कोई नहीं देता उस तरह की सिखाई जाएंगी। फिर उपसर्ग, उपसर्ग जो शब्द आगे लगते हैं और उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, कैसे कि प्र परा अपसम निस निर्दुस दुर्वी अपि अभि अधि, ये उपसर्ग हैं। इस तरह से आपको
ट्रिक के माध्यम से याद करवाए जाएंगे। अब नीचे है कामायनी। कामायनी के सर्ग पर प्रश्न पूछा जाता है नेट में भी और एग्ज़ामों में भी, तो आपको पता होना चाहिए 15 सर्ग इसके कैसे हैं। आपको 15 के 15 याद करवाए जाएंगे, लेकिन 15 याद आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने बोला आपको पॉइंट टू पॉइंट करवाया जाएगा। लाइक इसमें क्या है, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वैध, दर्शन रहस्य आनंद। लेकिन आपको 15 याद नहीं करवाए जाएंगे, आपको इसका पहला, तीसरा, छठा, 9वां और 15वां। पहला सर्ग पर प्रश्न आ जाता है चिंता है, 15वां कौन सा है, आनंद, और जो भी तीसरा और छठा 9वां ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करवाए जाएंगे। अब इसी के साथ साथियों, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यह आपने एक पुस्तक पढ़नी है जिससे आपको हिंदी साहित्य की अवधारणा, क्योंकि जो मुश्किल पुस्तकें हैं उतना समय नहीं है आपके पास कि आप पढ़ो, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक पढ़नी है ताकि आप अवधारणा ग्रहण कर लें, कुछ एक 10-1%, 20-1%, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही सरल है। तो उसके बाद का जो काम है वो मेरा है। अब प्रश्नों की बात है कि जैसे पहले क्या था, पहले प्रश्न कैसे आते थे, सीधे प्रश्न आते थे आज से 10-1 साल पहले। अब उन्होंने क्या करा है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, पोस्टें कम हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके कारण प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए उन्होंने क्या करा, तर्क पर आधारित प्रश्न कर बना दिए हैं, स्थापना पर आधारित, कि तर्क और स्थापना के प्रश्न आते हैं और बच्चे बोलते हैं सर वो गलत हो जाते हैं। तो बच्चों यह इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि आपकी अवधारणा आपको ग्रहण नहीं है। जब तक हिंदी साहित्य की अवधारणा ग्रहण नहीं होगी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो पहले सीधे थे, अब क्रम में लगाओ अवधारणा वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो आपको यहाँ पर इस चैनल पर क्लियर करवाए जाएंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना है। इस वीडियो की सफलता के पश्चात ही आपको नई वीडियो मिलेगी, और साथ बनाए रखें। यह आपको बताया गया है कि मेरा पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का है। इसी प्रकार आपको हर टॉपिक के नोट्स दिए जाएंगे, जिसको पढ़ करके आपकी सफलता 100% अपनी पक्की हो जाएगी। तो आपने अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है और बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। धन्यवाद। अब दबा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य हिंदी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।